Assalamu alaikum, dear students. It's Anam Khalid, Head of Department of Chemistry from the LIMS University. एनालिटिकल केमिस्ट्री के 4 लेक्चर जो हैं वो आपने पढ़े। 2 लेक्चर के नोट्स और पहले 2 लेक्चर के नोट्स जो हैं वो मैंने आपको अपलोड कर दिए थे। आज हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो न्यूमेरिकल्स के बगैर कुछ भी नहीं है। इसमें आपको मैं कुछ कैलकुलेशन सिखाऊंगी कि आपने सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करना है, आपने जो है वो किस तरीके से कैलकुलेशंस जो हैं वो करनी है। तो आज का लेक्चर इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता चलेगा कि आपने चीज़ों को प्रैक्टिकली जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करना है। और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके वाइवा के लिए और आपकी थ्योरी के लिए। ठीक है, वाइवा के लिए इस लिहाज से क्योंकि जिसने भी आपका वाइवा लेने आना है उसने सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि आपने लैब में सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर किए थे। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला सवाल आता है आपके पास कि मोल क्या है। आपने पढ़ा होगा कि जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने मोल का ये फॉर्मूला पढ़ा था कि मोल बराबर होता है मैस इन ग्राम ओवर मोलर मास, यानी जितने भी ग्राम के मास हैं उसको आपने डिवाइड करना है मोलर मास पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। एक मोल में आपने ये भी पढ़ा होगा 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। अब मोल कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, ये असल आपका जो है वो क्वेश्चन है। तो मोल को ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि फ़र्ज़ करें मुझे बताना है कि 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल्स हैं। तो मैं क्या करूँगी, मोल इधर रखेंगे, बराबर है मास इन ग्राम का मतलब ये कि ग्रामों में कितना मास है, 24 ग्राम। ये तो गिवन होगा। मोलर मास मैग्नीशियम का पीरियोडिक टेबल से अगर आपने याद किया हो तो वो भी 24 है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 1 मोल मैग्नीशियम में 24 ग्राम होते हैं। तो ग्राम, मोल और मोलर मास का आपस में ये लिंक है कि मोल को अगर आपने मालूम करना है तो सिंपली आप क्या करें, आप मास इन ग्राम लें और मास इन ग्राम को डिवाइड कर दें किस पे, मोलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपको निकालना आना चाहिए कि आपने इसे कैसे डिराइव करना होता है। तो ये तो हो गया एक छोटा सा आर्टिकल कि मोल आपके पास जो है वो क्या है। नेक्स्ट पे मोलर मास क्या होता है। मोलर मास जो है ये मास होता है किसी भी पार्टिकल्स का, यानी एक मोल में जितना भी मास होगा वो क्या होगा, उसका मोलर मास होगा। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन पहले लिखें, द मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल इज कॉल्ड एज मोलर मास। यानी 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जितना भी मास होगा वो मास कहलाएगा मोलर मास। ये मोलर मास जो टर्म है इसे एलिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कार्बन का मोलर मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, और डिफरेंट जैसे आप कह लें नाइट्रोजन का 14 है। ठीक है, जबकि ये जो वर्ड मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल होता है, वो कंपाउंड के लिए होगा। जबकि वर्ड आयोनिक मास जो है जाहिर है वो आयंस के लिए होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाती हूँ। फॉर एग्जांपल NaCl का कभी भी मोलर मास नहीं निकल सकता, क्योंकि NaCl मॉलिक्यूल की सूरत में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि NaCl किसकी फॉर्म में होता है, हमेशा आयंस की फॉर्म में होता है। तो यहाँ से आपने ये बात आपने सीखनी है कि मोलर मास जो है वो सिर्फ उनका होता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, जबकि एलिमेंट्स का हमेशा एटॉमिक मास कंसीडर किया जाता है, और जो आयंस होते हैं उनका आयोनिक मास या फार्मूला मास जो है वो लिया जाता है।
क्योंकि बहुत सारे आयंस, जैसे हम कोई फार्मूला यूनिट लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगेन वी हैव NaCl, ये फार्मूला यूनिट है। ये जैसे ही पानी में हल होगा तो आपने देखा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पानी में हल होकर किस में तब्दील हो जाते हैं, आयंस में बदल जाते हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल में या तो उसका आयनिक मास कंसिडर किया जाएगा या फिर उसका फॉर्मूला मास कंसिडर किया जाएगा। आगे बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज दी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, किसके? सॉल्यूट के, जिसे डिसॉल्व किया होता है पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ दी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर पहले अगर हम इसका सिंपल फार्मूला लिखें तो मोलैरिटी को बड़े एम से शो किया जाता है, कैपिटल एम से, और ये इक्वल किसकी होती है? मोल्स बटा किसके? वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो 1 लीटर के सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। 1 लीटर जो है वो डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में पाए जाने वाले क्या कहलाते हैं? मोलर सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? मोलैरिटी कहलाती है। अब सेंटीमीटर क्यूब एक और यूनिट है, डेसीमीटर क्यूब एक और यूनिट है। तो अक्सर औकात बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज कभी भी नहीं होना। सेंटीमीटर क्यूब जो है वो एक छोटा यूनिट है, डेसीमीटर क्यूब एक बड़ा यूनिट है। जब भी सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब बनाने हो, यानी छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनाना हो, तो क्या करना है? 1000 से तकसीम करना है या 1000 से डिवाइड करना है। जबकि डेसीमीटर क्यूब बड़ा है, अगर मुझे डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब बनाने हैं तो मुझे उल्टा उसके करना पड़ेगा, और उल्टा क्या होगा कि 1000 से मुझे उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी छोटी सी बातें हैं। फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला है मोल्स को डिवाइड करना है अपने वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन पे। उसके बाद आपके पास मोलैरिटी का आपने फार्मूला भी पढ़ लिया, और अगर एक सिंपल वे में और फार्मूला देखा जाए तो आप यूं भी लिख सकते हैं, मोल्स बराबर होते हैं मैस इन ग्राम के, तो मोलैरिटी बराबर होती है किसके? मैस इन ग्राम बटा मोलर मास मल्टीप्लाई 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये भी ठीक है ना, क्योंकि 1 का मतलब ये है कि वो डिवीजन में आ रहा है। तो मोलैरिटी सिंपल जो है वो ये आपके सामने आई कि ये क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ दी सॉल्यूशन। अब आते हैं मोलैलिटी की तरफ। मोलैलिटी को शो किया जाता है स्मॉल एम से। ये भी वही चीज़ है जो मोलैरिटी है, लेकिन एक फ़र्क है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ऊपर, लेकिन नीचे जो है वो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट आएगा। यहाँ सॉल्यूशन का जिक्र कभी भी नहीं करना, बल्कि सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का कितना होना चाहिए? केजी ऑफ द सॉल्वेंट। आपको ये भी पता होना चाहिए 1 केजी कितने जीज के इक्वल होता है? 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। लिहाजा मोलैलिटी में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि डिसॉल्व होते हैं किस में? पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट वो क्या कहलाते हैं? मोलैलिटी कहलाते हैं। मोलैलिटी का सिंपल फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स की बजाय क्या लिखें आप? मास इन ग्राम बटा मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 केजी ऑफ दी सॉल्वेंट। तो ये आपको क्या दे देगा? मोलैलिटी। मोलैलिटी को किससे शो किया जाता है? मोलैलिटी को शो करते हैं सिंपल जो है वो स्मॉलर एम से। अब उसके बाद आगे आता है, क्या मोलैलिटी और मोलैरिटी में कोई डिफरेंस है? यस, मोलैरिटी में भी आपने पढ़ा, इसमें हम डिवाइड करते हैं पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, और मोलैलिटी में हम मोल्स को डिवाइड करते हैं 1000 ग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट। जहाँ सॉल्वेंट 1000 ग्राम में है, जाहिर सी बात है ये जो मोलैलिटी होगी ये डाइल्यूट होगी। यही मतलब हुआ ना इसका कि मोलैलिटी जो है वो डाइल्यूट होती है, जबकि मोलैरिटी में सॉल्वेंट इतना ज़्यादा नहीं है। पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन की बात हो रही है, वहाँ पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही।
लिहाजा मोलैरिटी और मोलैलिटी में ये डिफरेंस है कि वहाँ पर मोलैलिटी जो होती है वो डाइल्यूट होती है, जबकि मोलैरिटी क्या होती है, कंसनट्रेटेड होती है। इसके अंदर एक और भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि जो मोलैरिटी होता है इसमें वॉल्यूम का फैक्टर होता है। ऐसे ही है ना कि हम नीचे क्या रखते हैं, वॉल्यूम। मोलैलिटी में हम रखते हैं केजी या सिंपल मास। आपने पढ़ा हुआ है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चीज़ों का वॉल्यूम खुद ब खुद बढ़ने लग जाता है, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से चीज़ों के मास पर कोई असर नहीं होता, मास जो होता है वो उसका उतने का उतना ही रहता है जितना पहले था। लिहाजा मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यानी अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो किसी भी कंपोनेंट की मोलैरिटी चेंज हो सकती है, जबकि मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, वो टेम्परेचर पर कभी भी डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर जो भी हो वो उसको क्या कर देती है, उसको ओके करती है। लिहाजा मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यही दो डिफरेंस हैं जो मोलैरिटी और मोलैलिटी को क्लियर आउट कर रहे हैं। मोलैरिटी को आप बड़े एम से शो करते हैं और मोलैलिटी को आप स्मॉलर एम से जो है वो शो करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। थोड़ी सी मुश्किल चीज़ स्टूडेंट्स को जो ये लगती है वो ये है कि सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करना है। सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का सबसे आसान रास्ता है, फ़र्ज़ करें मुझे 2 मोलर NaOH का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे प्रिपेयर करूं। सिंपल सी बात है, पहले तो ये जानना है कि 2 मोलर में कितने ग्राम लेने हैं किसके, NaOH के। तो फार्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी बराबर होती है मास इन ग्राम बटा मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब ये है कि कितने आपने डेसीमीटर क्यूब में बनाया। फ़र्ज़ करें मैंने वो 1000 ml में ही बनाया है। 1000 ml का मतलब ये है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 ml होते हैं, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, 1 L के, और 1 L 1000 ml के इक्वल होगा। अब ये मास इन ग्राम मालूम करना है, मोलैरिटी मुझे गिवन है तो मैं ये इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ कि कितना मास में लूँ तो ये इतने मोलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। फर्ज करें यहाँ आंसर आता है 80 ग्राम, आंसर आ गया 80 ग्राम आता है। तो अब मैंने क्या करना है, अब लैब में जाके NaOH पढ़ा होगा, मैंने वेट बैलेंस पर मेजर करना है। जितना भी NaOH जो है वो चाहिए होगा वो 80 ग्राम होगा। जैसे ही 80 ग्राम कैलकुलेटर पर आएगा उसको मैंने एक सोल्यूशन फ्लास्क में डालना है। अब ये सोल्यूशन फ्लास्क क्या होती है, सोल्यूशन फ्लास्क होती है ये कि आपके पास ऐसी फ्लास्क होती है, इसके ऊपर एक मार्क लगा होता है, इसे कहते हैं अप टू दी मार्क। अब इसमें यहाँ आपने क्या डाल दिया, NaOH कितना डालेंगे, जैसे 2 मोलर के लिए NaOH आपको 80 ग्राम चाहिए था, आपने कैलकुलेशन करके आपने रिजल्ट निकाला तो वो 2 मोलर में आ गया। लिहाजा इसमें अब आपने वाटर डालना स्टार्ट कर देना है। वाटर आपने इतना डालना है कि वाटर और ये वाली लेयर जो है ये बिल्कुल आपकी आँख के सामने हो और ये इक्वल हो जाए। जब इक्वल हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपने उस सॉल्यूशन को क्या कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है, उसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो बना लिया है। उसको शेक करना है, फिर यहाँ तक भर के उसके बाद आपने क्या करना है, उसको शेक करना है। जब आप उसे शेक करेंगे, हिलाएंगे अच्छे तरीके से, तो वो फाइनल आपके पास जो है वो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसमें उसने आपको जो है वो मोलर सॉल्यूशन बनाने का कहा उसने क्या है कि आपने 4 ग्राम NaOH लेना है और 500 ml डालने हैं वाटर के। तो आपने बताना है कि वो कितने मोलर का जो है वो सॉल्यूशन बना है। बात थोड़ी सी क्लियर हुई है, आपने उसकी जो है वो मोलैरिटी चेक करनी है कि वो कितने मोलर में प्रिपेयर हो रहा है। सबसे पहले इसका एक तरीक़ाकार जहन में रखना है। 500 ml का मतलब ये है कि ये 0.5 L है या ये 0.5 डेसीमीटर क्यूब है।
या ये 500 ml है या ये 500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये चारों एक ही बातें हैं, ठीक है, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब लीटर के इक्वल होता है और 1 लीटर में 1000 जो हैं वो माइक्रोलीटर्स होते हैं और एक जो मीटर क्यूब होता है, एक डेसीमीटर क्यूब होता है, उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो ये इरेज कर दिया आपने। अब आपने देखना है कि 4 ग्राम जो है वो NaOH है। 4 ग्राम NaOH, पहले मोल मालूम करते हैं। मोल कैसे करेंगे, मास इन ग्राम रखेंगे ऊपर, मोलर मास रखेंगे नीचे, वो कितना होगा 40। 4 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 1/500 ml वाटर की बात हो रही है, तो ये 0.5 आ गया ml। तो यहाँ से मैं इजीली मालूम कर लूँगी कि 4 ग्राम NaOH जब 500 ml वाटर में डाला तो आपको कितने मोलारिटी का जो है वो सोल्यूशन आपके पास आएगा। उसके बाद आता है फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। फॉर्मेलिटी में और नॉर्मेलिटी में क्या फ़र्क है, अक्सर औकात पेपर के अंदर जो है वो स्टूडेंट से ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्या होती है फॉर्मेलिटी? फॉर्मेलिटी जो है वो नंबर ऑफ ग्राम होती है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूले मास का मतलब ये है कि फार्मूला मास किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे NaCl है, KCl है, उसे डिज़ोल्व किया होता है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये सिंपली क्या होती है, आयनिक चीज़ों का, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, जिन चीज़ों का मॉलिक्यूलर मास नहीं होता उनका क्या होता है, फार्मूला मास होता है। तो सिंपली फॉर्मेलिटी क्या है कि ग्राम फार्मूला मास लेना है, किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, और उसे डिज़ोल्व करना है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। फिर इसे यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ इयोनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब सीधा ये होगा कि सिंपली क्या है कि वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर वो मॉलिक्यूल होते तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि वो फार्मूला मास में करेंगे, और अगर वो फार्मूला मास में करेंगे तो उन्हें मोलैरिटी की बजाय कहा जाएगा कि वो फॉर्मेलिटी की बात हो रही है। अब आते हैं अगली डेफिनेशन पर। अगली डेफिनेशन किसकी है, नॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या थी, किसी भी फार्मूला मास को लेना है, उसे डिज़ोल्व करना है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। पर लीटर और पर डेसीमीटर क्यूब ये एक ही चीज़ है। नॉर्मेलिटी में ग्राम एक्विवेलेंट लिए जाते हैं। अब ये ग्राम एक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम एक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि उसमें रिएक्टिव पार्ट्स कितने हैं। जैसे HCl में रिएक्टिव पार्ट 1 है, यानी वो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो रिएक्टिव पार्ट 1 हुआ, तो लिहाजा नॉर्मेलिटी में ग्राम एक्विवेलेंट वेट लिया जाता है। और नीचे वैसे ही सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। किसी हद तक नॉर्मेलिटी और मॉलिक्यूलरिटी सेम भी हो सकती है, जाहिर है। अब HCl है, HCl का जितना भी मोलर, 1 मोलर बनाया, 2 मोलर बनाया, जितने भी मोलर HCl के प्रिपेयर किए जाएंगे उतने ही उसके नॉर्मल होंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या होती है, इसमें सिंपल आपने मास नहीं लेना, आपने ग्राम एक्विवेलेंट लेना है, तो उसका मास और ग्राम एक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। ग्राम एक्विवेलेंट होता क्या है, ये मेजर ऑफ द गिवन कैपेसिटी ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज। जो भी रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं ये उनको क्या करती है, मेजर कर रही होती है रिएक्टिव स्पीशीज को, तो ये क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी कहलाती है। नॉर्मेलिटी निकालने का फार्मूला ये होता है, जैसे लेट्स सपोज मेरे पास H2SO4 है। H2SO4 में रिएक्टिंग स्पीशीज़ कितनी हैं? H2 का मतलब ये है कि उसमें 2 रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं। अगर उसमें 2 रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्राम एक्विवेलेंट जो होगा वो 98 नहीं होगा, 98 तो उसका मॉलिक्यूलर मास है, तो उसका ग्राम एक्विवेलेंट आएगा 49, क्योंकि ग्राम एक्विवेलेंट का मतलब ये होता है जितना भी मास आ रहा है उसको उसके ग्राम से डिवाइड करना। इसमें ग्राम कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 2 हैं, तो इस वजह से 2 से डिवाइड करेंगे। जब उसे 2 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 49। लिहाजा नॉर्मेलिटी में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि ग्राम एक्विवेलेंट जो हैं वो क्या हैं।
ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसमें कुछ डेफिनेशंस और कुछ फॉर्मूलाज सीखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर वे में जो है वो मैंने सॉल्यूशन बनाना सिखाने हैं। तो उसके लिए पहले आप ये थोड़ा बहुत जो है वो याद करें ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हों। फिर हम उसे जो है वो नेक्स्ट देखेंगे इन चीज़ों को। तो फिर डिस्कशन लेक्चर में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।